इस पार्ट की शुरुआत होती है जहां पर जेनित्सु को जब ये पता चलता है कि नेजुको तांजिरो की बहन है तो वो उसकी काफी इज्जत करने लगता है और करेगा भी क्यों नहीं। होने वाला साला जो है वहीं दूसरी ओर इनोस्के हर किसी में अपना हेडबट देकर मार रहा होता है क्योंकि उसका अगला मैच रोमन रेंज से होने वाला है। ये तीनों सही से रिकवर भी नहीं हुए थे कि इसी बीच इनके पास इनका दूसरा मिशन आ जाता है। हर बार की तरह कासुगाई क्रो इनका मिशन लेकर आया था। कासुगाई क्रो बताता है कि इन तीनों को जल्द से जल्द माउंट नातागुमो के पास पहुंचना है। ये तीनों भी बिना देरी किए उस माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं जहां पर कासुगाई क्रो ने इन्हें जाने के लिए कहा है। इन तीनों के गुड लक के लिए ये बूढ़ी अम्मा कुछ स्पार्क्स जलाती है, पर इस अनपढ़ और गवार इनोस्के को लगता है कि ये बूढ़ी अम्मा कुछ काला जादू कर रही है, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर जेनित्सु और इनोस्के उसे रोक लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। पूरे दिन चलने के बाद ये उस माउंटेन के यहाँ पहुँच जाते हैं। इनको यहाँ आते हुए रात हो गई थी, जिसकी वजह से ये माउंटेन बहुत ही खतरनाक लग रहा था और हर बार की तरह जेनित्सु की फटने लगती है। वो इस माउंटेन के अंदर जाने से मना कर देता है। तभी इन लोगों को वहाँ पर एक डीमन स्लेयर का मेंबर दिखाई देता है जो कि काफी जख्मी था। इनोस्के और तांजिरो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाते हैं, बट तभी कोई चीज उस डीमन स्लेयर मेंबर को माउंटेन के अंदर खींच लेती है। ये देखकर तांजिरो और इनोस्के दोनों शॉक हो जाते हैं। तांजिरो जेनित्सु की फट रही होती है, बट इनोस्के बिल्कुल चिल होता है और इन दोनों को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। तांजिरो और इनोस्के तो माउंटेन के अंदर चले जाते हैं, पर जेनित्सु अंदर नहीं जाता और सड़क पर ही बैठ जाता है। इधर माउंटेन के अंदर तांजिरो और इनोस्के को बहुत सारी स्पाइडर दिखती हैं। तभी तांजिरो इनोस्के को थैंक यू कहता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तांजिरो इनोस्के को बताता है कि उसकी माउंटेन के अंदर आने में फट रही थी, बट तुम्हें कॉन्फिडेंस में देखकर मुझे भी जोश आ गया। बट इनोस्के को तारीफ सुनने की कहाँ आदत, और हमारा इनोस्के इतनी ही तारीफ में खुश हो जाता है। तभी इन दोनों को एक और डीमन स्लेयर मेंबर दिखता है। ये दोनों उसके पास जाते हैं और बताते हैं कि हम सपोर्ट के लिए आए हैं और हमारी रैंक 10 है। ये सुनकर वो बंदा और डर जाता है और बताता है कि कितने भी 10 रैंक के यहाँ हंटर्स क्यों ना आ जाए, रिजल्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पर पिलर को जल्दी भेजो। पिलर का मतलब हशीरा होता है। ये सुनकर इनोस्के को गुस्सा आ जाता है। वो उसे पीट कर पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जल्दी से बता। और मैं बता दूं कि ये बंदा इन लोगों का सीनियर है और इसका नाम मुराता है। मुराता इन लोगों को बताता है कि मुझे और मेरे 10 साथियों को इस माउंटेन पर आने के लिए कहा गया था। हम लोग जैसे ही माउंटेन के अंदर आए, मेरे सभी साथी एक दूसरे पर हमला करने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। तभी हम देखते हैं कि एक डीमन स्लेयर मेंबर इन लोगों की तरफ ही आगे बढ़ रहा है और वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसके बाद हमें एक फीमेल डीमन दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर जितने भी डीमन स्लेयर मेंबर थे उन्हें कंट्रोल कर रही थी, एक्सेप्ट फॉर मुराता, इनोस्के और तांजिरो। के बाद हमें एक कासुगाई क्रो दिखाया जाता है जो कि डीमन स्लेयर के मास्टर कगाया के यहाँ पहुँच गया होता है। ये कासुगाई क्रो कगाया को सब कुछ बता देता है कि उस माउंटेन पर कैसे बहुत सारे डीमन स्लेयर मर चुके हैं। कगाया समझ जाता है कि जरूर उस माउंटेन पर 12 डीमंस में से एक है, इसलिए वो हशीरास को वहाँ पर जाने के लिए कहता है। वो ग्यू और शिनोबू को इसकी जिम्मेदारी देता है। ग्यू वही हशीरा है जो कि तांजिरो को स्टार्टिंग में मिला था। उसके बाद हमें जेनित्सु को दिखाया जाता है जो कि बाहर उदास बैठा था। उसे इस बात का दुख था कि तांजिरो और इनोस्के उसके बिना ही अंदर चले गए। तभी उसकी स्पैरो वहाँ आकर उसे अंदर जाकर लड़ने के लिए कहती है, पर जेनित्सु को तो बर्ड लैंग्वेज आती ही नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं समझ पाता। उसकी स्पैरो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे काट लेती है। ये देखकर जेनित्सु को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो और तुम तो क्यूट भी नहीं हो। नेजुको चाक कितनी क्यूट है। तभी जेनित्सु को ध्यान आता है कि तांजिरो नेजुको को भी अपने साथ ले गया है और नेजुको को बचाने के लिए वो जल्दी से उस माउंटेन के अंदर चला जाता है। वाह, दोस्त के लिए बिल्कुल नहीं और लड़की के लिए ऐसे। इधर बहुत सारे डीमन स्लेयर मेंबर इनोस्के, तांजिरो और मुराता पर हमला कर देते हैं। तांजिरो नोटिस करता है कि इनमें से बहुत सारे डीमन स्लेयर मेंबर मर चुके हैं और उनकी जो मूवमेंट्स है वो भी काफी अजीब है। उसे टाइम नहीं लगता ये पता करने में कि इनको कंट्रोल किया जा रहा है। तांजिरो देखता है कि इन सभी डीमन स्लेयर मेंबर्स की बॉडी पर थ्रेड्स चिपके हुए हैं और तांजिरो जैसे ही उन थ्रेड्स को काटता है, ये डीमन स्लेयर मेंबर मूव करना बंद कर देते हैं। इनोस्के भी बहुत सारे डीमन स्लेयर मेंबर के थ्रेड्स को काट देता है, जिससे वो भी मूव करना बंद कर देते हैं। तांजिरो को यहाँ पर बहुत ही अजीब स्मेल आ रही थी। तभी वो देखता है कि उसके शरीर पर मकड़ियाँ चढ़ गई हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि इन्हीं मकड़ियों का इस्तेमाल करके वो फीमेल डीमन लोगों को कंट्रोल कर रही है। तांजिरो मकड़ियों के जाले को काट कर खुद को बचा लेता है। तभी वो देखता है कि जिन डीमन स्लेयर मेंबर्स की थ्रेड्स उसने अभी काटी थी वो फिर से जुड़ गई हैं, जिससे तांजिरो समझ जाता है कि थ्रेड्स को काट कर कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पाइडर्स उनकी बॉडी से फिर कनेक्ट होके उनका कंट्रोल उस फीमेल डीमन को दे देंगी। तांजिरो को यहाँ पर फिर से वही बहुत बुरी स्मेल आती है। तभी उसके पैर पर स्पाइडर्स चढ़ने लगती हैं। तांजिरो उनसे दूर होता है और सोचता है कि वो इन लोगों को कैसे रोके। तांजिरो इनोस्के से उस डीमन की लोकेशन ढूंढने के लिए कहता है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, और वो मुराता से कहता है कि मैं और तुम तब तक इन डीमन स्लेयर मेंबर्स को रोकेंगे। तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है जो कि इनसे कहता है मेरे परिवार को परेशान मत करो, मेरी माँ तुम सबको मार देगी। इनोस्के उस डीमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो डीमन हवा में था, जिसके कारण इनोस्के वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तांजिरो
तांजिरो देखता है कि वो डीमन एक बहुत ही पतले धागे पर चल रहा है जो कि ऑफ कोर्स मकड़ी का है। तांजिरो इनोस्के से कहता है कि इस डीमन को छोड़ो और उस डीमन को ढूंढो जो इन डीमन स्लेयर मेंबर्स को कंट्रोल कर रहा है। फिर इनोस्के बीस्ट ब्रीथिंग की 7th फॉर्म स्पेशल अवेयरनेस का इस्तेमाल करता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इनोस्के के पास एक्सीलेंट सेंस है जिससे वो किसी की भी लोकेशन पता कर सकता है बिना उसे टच किए और देखे हुए। खासकर वो डीमंस की लोकेशन बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकता है। इधर हम देखते हैं कि वो डीमन लड़का कहता है जो भी हमारी फैमिली को डिस्टर्ब करेगा वो मारा जाएगा। मुराता तांजिरो और इनोस्के से आगे बढ़कर उस फीमेल डीमन को मारने के लिए कहता है और वो खुद इन सभी डीमन स्लेयर मेंबर को रोक कर रखेगा। तांजिरो को भी ये प्लान बढ़िया लगता है और वो इनोस्के को अपने साथ पकड़कर यहाँ से ले जाता है। तांजिरो और इनोस्के आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक फीमेल डीमन स्लेयर मेंबर ने बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को मार रखा है। इस डीमन स्लेयर मेंबर को भी उसी डीमन ने कंट्रोल किया होता है। ये फीमेल मेंबर तांजिरो और इनोस्के से जाकर हशीरा को लाने के लिए कहती है क्योंकि अगर उनने ऐसा नहीं किया तो ये सबको मार देगी। इधर हम देखते हैं कि ये फीमेल डीमन बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर वही बॉय डीमन आ जाता है जिसका की नाम रुई होता है। रुई अपनी माँ से कहता है कि जल्दी करो वरना मैं अपने पिताजी को बता दूंगा। ये सुनकर ये मदर डीमन घबरा जाती है और कहती है कि तुम्हें पिताजी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जल्द ही इन लोगों को मारती हूँ। इसके बाद रुई यहाँ से चला जाता है। ये मदर डीमन अपनी डॉल से तांजिरो और इनोस्के पर हमला करने लगती है। इस मदर डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी डॉल्स की मूवमेंट्स को कैसे करवा रही है। वो इन डीमन स्लेयर मेंबर्स को इतनी तेज मूव करा रही थी जिसकी वजह से इनकी हड्डियां टूट रही थी। तांजिरो को समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे कि तभी यहाँ पर और भी डीमन स्लेयर मेंबर आने लगते हैं जिनकी की हालत बहुत खराब थी और वो मरने की कगार पर थे। ये तांजिरो और इनोस्के से कहते हैं कि वो इन्हें मार दें, वो ये दर्द और नहीं सह सकते। ये सुनकर इनोस्के उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है बट तांजिरो उसे रोकता है और कहता है कि हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी तांजिरो को एक आइडिया आता है। वो इन डीमन स्लेयर मेंबर से दूर भागने लगता है। वो डीमन स्लेयर मेंबर भी तांजिरो का पीछा करते हैं और तांजिरो एक जगह पर आकर उस डीमन स्लेयर मेंबर को पकड़कर ऊपर उछाल देता है जिससे वो उन्हें पेड़ में टांग देता है जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट्स भी रुक जाती है। ये देखकर इनोस्के भी काफी सारे मेंबर्स को पेड़ पर टांग देता है। ये देखकर उस फीमेल डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी डीमन स्लेयर मेंबर्स को मार देती है। ये देखकर तांजिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इनोस्के से कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग उस फीमेल डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने उस फीमेल डीमन की एक और डॉल आ जाती है जिसका की सिर ही नहीं होता और ये डॉल एक डीमन थी जो कि ऑफ कोर्स उसी फीमेल डीमन के कंट्रोल में थी। इनोस्के को तो समझ में नहीं आता कि ये लोग इसे कैसे हराएंगे क्योंकि इसकी कोई वीकनेस ही नहीं है। तभी तांजिरो कहता है कि उन्हें इसे डायगोनल तरीके से काटना होगा। ये सुनते ही इनोस्के उस डॉल पर हमला कर देता है बट इस डॉल की स्पीड काफी तेज थी। वो इनोस्के को बड़े ही आसानी से घायल कर देती है। तभी इनोस्के की बॉडी पर कुछ स्पाइडर चिपक जाती हैं जो उसकी मूवमेंट्स को रोक देती हैं और उसी वक्त वो डॉल इनोस्के पर हमला कर देती है। वो डॉल इनोस्के को काटने ही वाली थी कि तभी तांजिरो आकर उसे बचा लेता है और उन स्पाइडर वेब्स को भी काट देता है जो इनोस्के की मूवमेंट्स को रोक रहे थे। तांजिरो इनोस्के से कहता है कि हमें मिलकर इसे हराना होगा। इनोस्के जाकर सबसे पहले इस डीमन डॉल की शॉर्ट्स काटता है, फिर तांजिरो उसके पैर काटता है और लास्ट में जाकर इनोस्के उसे डायगोनल तरीके से काट देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है वो डॉल गायब होने लगती है। तांजिरो इस जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी इनोस्के आकर उसे हवा में उछाल देता है। इसके बाद हम उसी फीमेल डीमन को देखते हैं जो सोच रही होती है कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट पपेट था जो कि अब हार चुका है। तभी वो देखती है कि तांजिरो हवा में है और वो उसे मारने के लिए उसी की तरफ आ रहा है। पहले तो ये डीमन घबराती है और फिर ये अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो इस जीवन से परेशान हो गई थी। तांजिरो भी ये महसूस करता है और वो उसे मारने के लिए अपनी ब्रीथिंग फॉर्म की सबसे ब्यूटीफुल स्लाइस का इस्तेमाल करता है जिससे इस डीमन को दर्द ना हो। इस फीमेल डीमन को मरते हुए बिल्कुल भी दर्द नहीं होता जिससे ये सोचती है कि ये लड़का काफी अच्छा है। तभी इसे अपना पास्ट याद आता है जहाँ पर इसकी फैमिली इसे टॉर्चर किया करती थी और कोई भी इसकी मदद नहीं करता था। ये फीमेल डीमन मरते हुए बताती है कि यहाँ पर 12 डीमंस में से एक है तो संभल कर रहना। ये सुनकर तांजिरो सरप्राइज होता है और सोचता है कि 12 डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उसे इनोस्के का ध्यान आता है। वो जल्दी से इनोस्के की तरफ भागता है तो देखता है कि इनोस्के के शरीर पर बहुत ज्यादा चोट लग गई है बट इनोस्के को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तांजिरो इनोस्के की पट्टी करने की कोशिश करता है बट इनोस्के मना करने लगता है। इसके बाद हमें जेनेत्सु को दिखाया जाता है जिसकी की बुरी तरीके से फट रही होती है। एक तो उसे तांजिरो और इनोस्के मिल नहीं रहे होते हैं और यहाँ पर जो स्पाइडर्स की आवाज थी वो भी उसे काफी परेशान कर रही थी। तभी जेनेत्सु को पीछे से एक आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक स्पाइडर थी जिसका की इंसान जैसा चेहरा था। ये देखकर जेनेत्सु बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जेनेत्सु भागते भागते बहुत दूर आ जाता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसकी और फट जाती है कि वहाँ पर एक घर था और चारों तरफ मकड़ी के जाले थे और उन जालों पर इंसान लटके हुए थे जो धीरे धीरे मकड़ी बन रहे थे। तभी वहाँ पर एक ह्यूमन स्पाइडर
आ जाता है जो कि बोल रहा था। उसे देखकर जेनित्सु यहाँ से भी भागने लगता है। तभी वो ह्यूमन स्पाइडर बोलता है कि भागना बेकार है, तुम पहले ही हार चुके हो, और वो जेनित्सु से उसका हाथ देखने के लिए कहता है। जेनित्सु देखता है कि उसका हाथ सड़ रहा है। वो ह्यूमन स्पाइडर बताता है कि ये पॉइजन है जो कि स्पाइडर के काटने से हुआ है और कुछ ही देर में वो भी एक स्पाइडर बन जाएगा। फिर वो ह्यूमन स्पाइडर बताने लगता है कि कितने मिनट बाद इस पॉइजन का असर शुरू हो जाएगा। ये सब सुनकर जेनित्सु बहुत ज्यादा घबराने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। जेनित्सु भागते भागते पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर चढ़कर रोने लगता है। तभी हमें जेनित्सु का पास दिखाया जाता है जहाँ पर जेनित्सु इसी तरह पेड़ पर चढ़कर रो रहा होता है। उसके मास्टर उसे नीचे आकर ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं, पर जेनित्सु रोते हुए कहता है कि वो उसे माफ कर दें, वो इतना डरपोक है और वो किसी काम का नहीं। फिर वो अपने मास्टर को थैंक यू कहता है कि उनने उसकी तब जान बचाई थी जब वो कर्जे में डूबा हुआ था। आपको मुझ पर उम्मीद है पर मैं किसी काम का नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कोई भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा। जेनित्सु के मास्टर उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं, बट तभी उस पेड़ पर बिजली गिर जाती है और उस बिजली से जेनित्सु मरता नहीं बट उसके बालों का रंग येलो हो जाता है। ये सब सोचकर जेनित्सु और रोने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं किसी काम का नहीं, मैं हर वक्त रोता रहता हूँ, हर वक्त डरा हुआ रहता हूँ, बट मैं बदलना चाहता हूँ और लोगों की मदद करना चाहता हूँ। वो ह्यूमन स्पाइडर कहता है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, कुछ ही घंटों में तुम मर जाओगे। तभी जेनित्सु देखता है कि पॉइजन की वजह से उसके बाल झड़ने लगे हैं। ये देखकर जेनित्सु बेहोश हो जाता है। अब आप सबको पता है कि अब यहाँ पर क्या होगा। जेनित्सु जैसे ही बेहोश होता है उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जाग जाती है जो उस ह्यूमन स्पाइडर पर थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप फ्लैश का इस्तेमाल करता है। वो ह्यूमन स्पाइडर जेनित्सु के इस अटैक से बचने के लिए उस पर अपने वेनम से हमला करता है। जेनित्सु बीच हवा में ही उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो ह्यूमन स्पाइडर भी काफी शॉक होता है। जेनित्सु उस ह्यूमन स्पाइडर पर फिर से थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म से हमला करने जाता है, बट बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइडर जेनित्सु पर हमला कर देते हैं। जेनित्सु बार बार थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट वो ह्यूमन स्पाइडर उसके छोटे छोटे स्पाइडर जेनित्सु को उसका अटैक परफॉर्म ही नहीं करने देते। वो ह्यूमन स्पाइडर भी समझ आता है कि ये बंदा सिर्फ एक ही फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। तभी जेनित्सु को उसके मास्टर की कही बात याद आती है। उसके मास्टर ने उससे कहा था कि भले ही तुम एक टेक्निक का इस्तेमाल क्यों ना करो, बट उसे इस तरीके से करो कि उसमें तुमसे बेहतर कोई ना हो। हमें यहाँ पर पता चलता है कि थंडर ब्रीथिंग में कुल 6 फॉर्म है और उनमें से जेनित्सु सिर्फ एक ही का इस्तेमाल कर सकता है। उसके मास्टर ने जेनित्सु से कहा था कि वो अपनी एक फॉर्म को इतना प्रैक्टिस करे कि उसके जैसा इस दुनिया में कोई ना हो। जेनित्सु उन सभी बातों को याद करके मोटिवेट हो जाता है और फिर से थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने जाता है, बट बार बार ये छोटे छोटे स्पाइडर और ये बड़ा स्पाइडर अपने वेनम से जेनित्सु को रोक रहे थे। जेनित्सु को भी समझ में आ जाता है कि उसे जल्द ही इस ह्यूमन स्पाइडर को हराना होगा क्योंकि पॉइजन का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से उसे मूव करने में दिक्कत हो रही है। तभी जेनित्सु को फिर से पास्ट की एक मेमोरी याद आती है। उसे ध्यान आता है कि उसके साथ एक और बंदा ट्रेन करता था उनके मास्टर के साथ, और वो बंदा जेनित्सु की काफी बेइज्जती किया करता था। वो हमेशा जेनित्सु को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता था क्योंकि जेनित्सु जैसा बंदा एक हशीरा से ट्रेनिंग लेने के काबिल नहीं था। हाँ, ये बड़ा एक फॉर्मर हशीरा है। अब क्योंकि जेनित्सु थंडर ब्रीथिंग इस्तेमाल करता है तो शायद ये बूढ़ा भी थंडर हशीरा होगा। वो बंदा जेनित्सु की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। वो तो ये भी कह देता है कि तुझ जैसे बंदे को तो मर जाना चाहिए। जेनित्सु अपने सभी पास्ट एक्सपीरियंस को याद करके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो फाइनली थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म से उस ह्यूमन स्पाइडर को बड़ी स्पीड में काट देता है। उस ह्यूमन स्पाइडर को पता भी नहीं चलता और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है। पर जेनित्सु के लिए भी एक बुरी खबर थी क्योंकि पॉइजन का असर उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से हो गया था और उसकी बॉडी धीरे धीरे नम होने लगती है। तभी उसे उसके मास्टर दिखते हैं जो उसे आखिरी तक लड़ने के लिए कहते हैं। इधर हम इनोस्के और तांजिरो को देखते हैं जो कि बाकी डीमंस को ढूंढ रहे होते हैं। तभी तांजिरो इनोस्के से कहता है कि उसे माउंटेन के नीचे चले जाना चाहिए क्योंकि उसके घाव काफी जख्मी हैं। बट एज यू नो इनोस्के तो इनोस्के ही है। वो कहता है कि तुझे क्या पता मैं जख्मी हूँ कि नहीं। तभी इन्हें एक फीमेल डीमन दिखाई देती है। ये वो फीमेल डीमन नहीं है, ये दूसरी है। इनोस्के उस फीमेल डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो फीमेल डीमन अपने पिताश्री को बुला लेती है और जैसे ही उसका पिताश्री वहाँ आता है तो इन दोनों की ही फट जाती है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। वो फादर डीमन आते ही इन दोनों पर हमला कर देता है। तांजिरो और इनोस्के दोनों इस फादर डीमन पर हमला करते हैं, पर ये लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इनकी ब्लेड इस डीमन को काट ही नहीं पा रही हैं। तांजिरो ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो आखिर इसको कैसे हराएंगे। इनोस्के पीछे से हमला करने की भी कोशिश करता है, बट इस डीमन के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। वो इनोस्के में एक मुक्का देकर मारता है जिससे इनोस्के
बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी तांजिरो जाकर एक बड़े से पेड़ को काट देता है और वो बड़ा सा पेड़ सीधा जाकर उस फादर डीमन के ऊपर गिरता है, जिससे वो उसके नीचे दब जाता है। तांजिरो इसी का फायदा उठाकर उसकी गर्दन काटने जाता है, बट तभी वो डीमन उसी पेड़ को उठाकर तांजिरो में देकर मारता है, जिससे तांजिरो बहुत दूर जाने लगता है। तांजिरो जाते हुए इनोस्के से कहता है कि ये 12 डीमंस में से एक है, मैं जब तक यहाँ नहीं आ जाऊँ तब तक मरना मत। इधर हम जेनेत्सु को देखते हैं जो कि धीरे धीरे हिम्मत हारने लगता है। उसे लगता है कि वो अब मरने वाला है। तभी यहाँ पर शिनोबु आ जाती है जो कि एक हशीरा है। इधर तांजिरो वाटर ब्रीथिंग की सेकंड स्टाइल वाटर व्हील का इस्तेमाल करके सेफ लैंडिंग कर लेता है। तभी वो देखता है कि रुई अपनी बहन को मार रहा है। रुई भी तांजिरो को देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये मेरी बहन है। ये सुनकर तांजिरो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक भाई कभी भी अपनी बहन को नहीं मारता और फैमिली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बॉन्ड में सिर्फ गुस्सा और नफरत है। ये कोई फैमिली बॉन्ड नहीं, ये तो एक धोखा है। ये सुनकर रुई को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर एक डीमन स्लेयर मेंबर आ जाता है जो रुई को देखकर सोचता है कि ये तो एक बच्चा डीमन है, ये इसे आसानी से मार देगा और इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ता है तो उसकी पूरी बॉडी पीसेस में कट जाती है और ये रुई ने किया होता है। रुई तांजिरो से पूछता है कि तूने अभी क्या बोला। तांजिरो को भी महसूस हो जाता है कि ये रुई कोई आम डीमन नहीं है और सोचता है कि ये डीमन शायद बहुत ताकतवर है। इधर हम इनोस्के को देखते हैं जो कि उस डीमन से छिप रहा होता है और सोचता है कि आखिर इस डीमन को कैसे हराए। तभी वो डीमन आकर इनोस्के पर हमला कर देता है। इनोस्के उस डीमन से दूर दूर भागने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि वो तो भैया लॉर्ड इनोस्के है, तो वो भाग कैसे सकता है, और वो मुड़कर उस डीमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इनोस्के अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पर हमला करता है, बट उसकी स्वॉर्ड उस डीमन को नहीं काट पाती, इसलिए वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके हाथ को काट देता है। इनोस्के कहता है कि अगर मैं एक ब्लेड से तुझे नहीं काट सकता तो मैं अपने दोनों ब्लेडों से तुझे काटूंगा। तभी वो डीमन यहाँ से भागने लगता है। इनोस्के भी उसका पीछा करता है और कुछ दूर आकर वो डीमन गायब हो जाता है। इनोस्के अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल करके पता कर लेता है कि वो डीमन पेड़ पर चढ़ा हुआ है। इनोस्के देखता है कि वो डीमन काफी घबरा रहा है। तभी वो डीमन किसी सांप की तरह अपनी स्किन को छोड़ देता है और एक नए फॉर्म में इनोस्के के सामने आ जाता है। इनोस्के देखता है कि ये डीमन पिछली बार से कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है और वो समझ जाता है कि वो अब मरने वाला है। पर तभी उसे तांजिरो की कही बात याद आ जाती है, जिसे याद करके वो मोटिवेट तो हो जाता है, बट ये डीमन उसका कुचुम्बर बना देता है। इनोस्के फाइट बैक करने की कोशिश भी करता है। वो अपनी बीस्ट ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म राइप एंड डिवोर का इस्तेमाल करने जाता है, बट इस डीमन की गर्दन इतनी सख्त होती है कि इनोस्के की स्वॉर्ड ही टूट जाती है। वो डीमन इनोस्के को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे क्रश करने लगता है। इनोस्के को भी समझ में आ जाता है कि ये अब उसका लास्ट मोमेंट है और उसे अपने जिंदगी के सभी पल याद आने लगते हैं। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना इनोस्के, जो कि शायद इनोस्के की मॉम है। तभी यहाँ पर कोई आ जाता है जो इस डीमन के हाथ को काट देता है। इनोस्के देखता है कि ये तो कोई डीमन स्लेयर है और ये डीमन स्लेयर और कोई नहीं बल्कि ग्यू होता है, जो कि वाटर हशीरा है। ग्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का इस्तेमाल करके इस डीमन को पूरी तरीके से काट देता है। ये देखकर इनोस्के काफी इंप्रेस हो जाता है। इधर हम रुई और तांजिरो को देखते हैं, जहाँ पर रुई तांजिरो से कहता है कि अगर उसने जो कहा है वो उसे वापस ले ले तो वो उसे एक ही पल में मार देगा, वरना वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। तांजिरो भी काफी ढीठ होता है। वो कहता है कि जो भी मैंने कहा है वो गलत नहीं है, तुम्हारी फैमिली का बॉन्ड फेक है। ये सुनकर रुई अपने थ्रेट से तांजिरो पर हमला कर देता है। तांजिरो उन थ्रेट्स को काटने के लिए वाटर ब्रीथिंग की फर्स्ट स्टाइल सरफेस स्लाइस का इस्तेमाल करता है, बट उसकी स्वॉर्ड ही इन थ्रेड से टूट जाती है। ये देखकर तांजिरो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये थ्रेड कितने मजबूत है जिनने मेरी स्वॉर्ड को भी काट दिया। इसके बाद फिर से ग्यू और इनोस्के को दिखाया जाता है, जहाँ पर इनोस्के ग्यू को फाइट के लिए चैलेंज करता है, बट ग्यू सीधा इनोस्के के चैलेंज को रिजेक्ट कर देता है और कहता है अपनी चोटों को देखो, पहले खुद को संभालो फिर मुझसे लड़ना। बट इनोस्के नहीं मानता और वो कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। बट ग्यू इनोस्के को बड़ी स्पीड में पेड़ से बांध देता है और वहाँ से जाने लगता है। इनोस्के सोचता है कि आखिर बंदा कितना तेज है। इधर हम तांजिरो को देखते हैं जिसकी की ब्लेड टूट चुकी होती है। तांजिरो को समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे कि तभी रुई अपने बहुत सारे थ्रेड से तांजिरो पर हमला कर देता है। तांजिरो को भी समझ में आ जाता है कि वो इन थ्रेड से नहीं बच पाएगा। तभी उसके सामने नेज़ुको आ जाती है जो उन थ्रेड्स को अपने ऊपर ले लेती है। इन थ्रेड्स की वजह से नेज़ुको काफी जख्मी हो जाती है। तांजिरो नेज़ुको को लेकर पेड़ के पीछे चला जाता है। तांजिरो देखता है कि नेज़ुको काफी जख्मी हो गई है। रुई तांजिरो और नेज़ुको
के प्यार को देखकर काफी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर एक बहन अपने भाई को बचा रही है जबकि वो एक डीमन है, और वो कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए, वो मेरी बहन बनेगी। ये सुनकर रुई की जो बड़ी सिस्टर होती है वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बट रुई उसकी नहीं सुनता और उसे घायल कर देता है। रुई कहता है कि अगर तुम यहाँ पर जितने भी डीमन स्लेयर हैं उन्हें मार दो तो मैं तुम्हें अपनी बहन मानूंगा, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद रुई तांजीरो से नेगोशिएशन करने की बात करता है। रुई कहता है कि मैं तुम दोनों भाई बहनों का प्यार देखकर काफी खुश हुआ, और वो तांजीरो को एक ऑफर देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो वो अपनी बहन को मुझे दे दे। ये सुनकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो इसके लिए साफ मना कर देता है। रुई कहता है कि अगर तुम अपनी बहन को नहीं भी दोगे तो भी मैं तुम्हें मार कर उसे ले लूंगा, पर तांजीरो इसके लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तेरी गर्दन को उससे पहले ही काट दूंगा। और तभी यहाँ पर रुई रिवील करता है कि वो 12 डीमंस में से एक है और कहता है कि क्या तुझे सही में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो रुई की ये फैमिली है वो उसकी रियल फैमिली नहीं है। ये सभी डीमंस जिनको की रुई अपनी फैमिली कहता है, इन सभी की जान रुई ने बचाई थी। उसी एहसान को उतारने के लिए ये रुई की फैमिली बनने का रोल कर रहे हैं क्योंकि रुई ऐसा चाहता है। इधर रुई अपनी थ्रेड्स की मदद से नेज़ुको को अपने पास खींच लेता है और फिर तांजीरो को खत्म करने के लिए उस पर अपने थ्रेड से हमला करने जाता है, पर तभी नेज़ुको अपने पंजे से रुई के चेहरे पर कट लगा देती है, जिससे रुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नेज़ुको को अपने थ्रेड्स की मदद से हवा में लटका देता है और उसके शरीर को चीरने लगता है। और जो घाव नेज़ुको ने उसे दिया था उससे भी वो बहुत ही जल्द हील हो जाता है। रुई कहता है कि या तो ये मेरी बहन बनेगी या ये मारी जाएगी। ज्यादा खून बहने की वजह से नेज़ुको बेहोश हो जाती है ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की 10th फॉर्म द ड्रैगन ऑफ चेंज का इस्तेमाल करता है और ये वाटर ब्रीथिंग की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर वाटर ब्रीथिंग की सभी फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है एक के बाद एक, और इस फॉर्म का इस्तेमाल करके तांजीरो रुई के थ्रेड्स को भी काट पाता है। धीरे धीरे तांजीरो रुई की ओर आगे बढ़ने लगता है और तभी यहाँ पर रुई अपनी ब्लड डीमन टेक्निक क्रूल स्ट्रिंग प्राइजन का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो बहुत सारे थ्रेड से तांजीरो पर हमला करता है। तांजीरो को भी समझ में आ जाता है कि वो इतने सारे थ्रेड्स को एक साथ नहीं काट पाएगा और उसका मरना यहाँ पर तय है। पर तभी तांजीरो को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसके अंदर तांजीरो के पिता उसे उसकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं कि अगर तुम अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम गॉड ऑफ फायर बन जाओगे। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब तांजीरो बहुत छोटा था। हम देखते हैं कि नए साल के अवसर पर तांजीरो के पिता एक डांस कर रहे होते हैं। तांजीरो की माँ तांजीरो को बताती है कि उसके फादर कागोरा डांस कर रहे हैं जो उसकी फैमिली हर साल करती है न्यू ईयर पर। ये डांस वो गॉड ऑफ फायर के लिए करते हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करें। तांजीरो के फादर इस समय पर बहुत बीमार थे, बट फिर भी वो पूरी रात गॉड ऑफ फायर के लिए डांस करते हैं। तांजीरो अपने पिता से पूछता है कि वो बीमार होने के बाद भी इतने अच्छे तरीके से कैसे डांस कर पाते हैं, और वो अपने फादर से कहता है कि फादर आप मुझे ये डांस सिखाओ, अगली बार मैं करूंगा क्योंकि आप बहुत बीमार हो। तांजीरो के पिता उससे कहते हैं कि एक तरीका है ब्रीथ करने का जिसकी मदद से तुम कभी भी नहीं थकोगे, चाहे तुम कितना भी मूव करो और कितना भी डांस करो। अगर तुम उस तरीके को सीख गए तांजीरो तो तुम हमेशा डांस कर सकोगे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। उसे सीखने के लिए तुम्हें मेरा डांस चाहिए और ये इयररिंग्स। और वो तांजीरो से कहते हैं कि ये एक प्रॉमिस है, तुम इस डांस को कभी मत भूलना। तांजीरो उस डांस को और अपने पिता की बातों को याद करके एक अलग ही ब्रीथिंग फॉर्म का यूज करता है जो कि कुछ फायर जैसी थी, और उसका इस्तेमाल करके वो रुई की ब्लड डीमन टेक्निक के थ्रेड्स को भी काट देता है। तांजीरो धीरे धीरे रुई की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे वो लाइन ऑफ इंटरवल भी दिखने लगती है। इधर नेज़ुको को उसकी माँ जगाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा बड़ा भाई मरने वाला है। तभी नेज़ुको को होश आ जाता है और नेज़ुको भी अपना ब्लड डीमन टेक्निक ब्लड बस्ट का इस्तेमाल करती है, और जैसे ही नेज़ुको ऐसा करती है रुई के जितने भी धागे होते हैं वो सभी जलने लगते हैं। रुई को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। रुई ने जो धागे तांजीरो को काटने के लिए भेजे थे वो भी जल जाते हैं और बड़े ही आसानी से टूट जाते हैं। तांजीरो भी फाइनली रुई की गर्दन के यहाँ पहुँच जाता है। रुई सोचता है कि भले ही इसने मेरे धागे काट दिए पर ये मेरी गर्दन को कभी नहीं काट पाएगा, बट रुई को ये नहीं पता था कि तांजीरो की स्वॉर्ड पर थोड़ा सा नेज़ुको का ब्लड लगा हुआ है, और जैसा कि हमने अभी देखा नेज़ुको का ब्लड फायर जनरेट करता है जो डीमंस के लिए काफी नुकसानदायक है। तांजीरो की स्वॉर्ड नेज़ुको की ब्लड की वजह से रेड हो जाती है। तांजीरो नेज़ुको के ब्लड और न्यू ब्रीथिंग की मदद से रुई की गर्दन को काट देता है। इधर हम रुई की बड़ी बहन को देखते हैं जो कि काफी घबरा रही होती है और सोचती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इन डीमन स्लेयर मेंबर्स को मारना ही होगा। तभी उसके सामने मुराता आ जाता है जिसको कि वो अपनी एसिड ककून में कैद कर लेती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये एसिड ककून बहुत खतरनाक है। इस ककून के अंदर जो एसिड है वो सबसे पहले इंसान के कपड़ों को जलाता है, फिर उसकी खाल को
और फिर उसकी हड्डियों को। तभी इसके पास शिनोबू आ जाती है। ये डीमन शिनोबू पर हमला करने की कोशिश करती है, बट शिनोबू इसके सभी अटैक को डॉज कर लेती है। ये देखकर ये डीमन घबरा जाती है और ये समझ जाती है कि ये डीमन स्लेयर बहुत ही ताकतवर है और ये खुद को बचाने के लिए उसके सामने नाटक करने लगती है। ये फीमेल डीमन कहती है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है लोगों को मारने के लिए, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। शिनोबू कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बट उससे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुमने अब तक कितने लोगों को मारा है। ये फीमेल डीमन रोते हुए कहती है 5। तभी शिनोबू कहती है नहीं, तुमने 80 लोगों को मारा है। शिनोबू बताती है कि जब वो वेस्ट से आ रही थी तब वहाँ पर उसने 40 ककून्स को देखा था और ऐसे ही उसने 40 ककून्स ईस्ट में देखे थे। शिनोबू कहती है कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो, बट उससे पहले तुम्हें उन लोगों का भुगतान करना होगा जिनको तुमने मारा है और उसके लिए मैं तुम्हें पहले टॉर्चर करूंगी और उस टॉर्चर को अगर तुम सह लेती हो तो तुम मेरी दोस्त बन जाओगे। ये सुनकर उस फीमेल डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो शिनोबू पर हमला कर देती है, बट शिनोबू बहुत तेज होती है। वो अपनी इंसेक्ट ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके इस फीमेल डीमन में बहुत सारे कट लगा देती है। वो फीमेल डीमन देखती है कि उसकी गर्दन अभी नहीं कटी है तो वो जिंदा है और वो शिनोबू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, बट तभी वो देखती है कि उसकी बॉडी सड़ रही है और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से सड़ने लगती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिनोबू पॉइजन का इस्तेमाल करती है डीमंस को मारने के लिए, और जैसे ग्यू वाटर हशीरा है वैसे ही शिनोबू इंसेक्ट हशीरा है और डीमन स्लेयर के अंदर शिनोबू एकमात्र ऐसी हशीरा है जो पॉइजन का इस्तेमाल करती है डीमंस को मारने के लिए। शिनोबू उस एसिड ककून के अंदर से मुराता को भी बाहर निकाल लेती है। मुराता के सिर्फ कपड़े जले थे, उसकी बॉडी सही सलामत थी। इधर तांजीरो अपने पिता को थैंक यू कहता है क्योंकि तांजीरो ने उन्हीं के कागुरा डांस का इस्तेमाल करके रुई को हराया था, बट तांजीरो इस समय पर काफी ज्यादा थक गया था। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है। तांजीरो धीरे धीरे रेंगते हुए नेज़ुको की तरफ आगे बढ़ने लगता है, बट तभी हम देखते हैं कि रुई की बॉडी खड़ी हो गई है। तांजीरो को भी महसूस हो जाता है कि रुई अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। रुई अपनी थ्रेड्स की मदद से अपने सिर को उठा लेता है और तांजीरो से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर गया हूँ? तुमने मेरी गर्दन को काट दिया है? बिल्कुल नहीं, मैंने खुद ही अपनी गर्दन को काट दिया था उससे पहले कि तुम मेरी गर्दन काटो। तांजीरो बहुत कोशिश करता है कि वो खड़ा हो सके, बट उसकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी। रुई कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे स्ट्रिंग्स कैसे जल गए। ये जरूर तुम्हारी सिस्टर की पावर थी, बट अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं अब तुम दोनों को ही मारने वाला हूँ। फिर रुई अपनी ब्लड डीमन टेक्निक केज ऑफ मर्डरिंग आइस का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर वो बहुत सारे स्ट्रिंग से तांजीरो को घेर लेता है और इन स्ट्रिंग्स को छोटा करके तांजीरो की बॉडी के बहुत सारे पीसेस करने जाता है, बट सही टाइम पर यहाँ पर ग्यू आ जाता है जो तांजीरो से कहता है कि तुमने इसे रोककर बहुत अच्छा काम किया, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रुई को ये देखकर कि एक के बाद एक डीमन स्लेयर यहाँ आते जा रहा है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तीसरी ब्लड डीमन टेक्निक व्हील ऑफ चॉपिंग थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है जो कि रुई का सबसे पावरफुल ब्लड डीमन टेक्निक है, बट ग्यू इस अटैक को बड़े ही आसानी से रोक देता है। वो अपनी वाटर ब्रीथिंग की 11th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और रुई के सभी थ्रेड्स को काट देता है। रुई ये देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि उसका एक भी थ्रेड उस बंदे के पास नहीं पहुंच पाया। रुई फिर से इस अटैक को करने की कोशिश करता है, बट अगले ही पल उसकी गर्दन को ग्यू काट देता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्यू की जो 11th फॉर्म है वो उसने खुद बनाई है क्योंकि वाटर ब्रीथिंग के अंदर सिर्फ 10 ही फॉर्म है। मरते हुए रुई तांजीरो और नेज़ुको को देखता है जिनको की देखकर वो सोचता है कि क्या भाई बहन का प्यार इन दोनों के जैसा होता है और फैमिली होना आखिर क्या होता है। तभी उसे उसके माता पिता ध्यान आते हैं। रुई को याद आता है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसकी बॉडी काफी वीक थी, जन्म से ही वो चल नहीं सकता था और बड़े ही मुश्किल से खड़ा हो पाता था, बट एक दिन मुजान उसके पास आया और उसे अपना ब्लड देकर उसे ताकत दी। उसके पेरेंट्स को काफी खुशी हुई कि अब उनका बच्चा चल सकता है और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, बट स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ ही उसे लोगों को मारना भी पड़ता और उससे उसके पेरेंट्स परेशान हो गए। रुई को अपने माता पिता से बहुत ऑब्सेशन था। वो चाहता था कि उसके माता पिता उसे प्रोटेक्ट करें हमेशा, बट उसके माता पिता रुई के खूनों से परेशान आ गए थे। वो उसे मारने का डिसाइड करते हैं, बट रुई को उनके इरादों के बारे में पता चल गया और रुई ने उन दोनों को ही मार डाला। रुई सोचता है कि शायद उसके माता पिता उससे प्यार नहीं करते थे, बट तभी रुई को ध्यान आता है कि उसकी माँ ने मरते हुए कहा था कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि वो उसे एक हेल्दी बॉडी नहीं दे पाई और उसके पिता उसे मारने से पहले काफी रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे मरने के बाद हम खुद को भी मार लेंगे। रुई इन सभी बातों को याद करके काफी टूट जाता है। वो सोचता है कि उसके माता पिता हमेशा से उसे प्यार करते थे, बट उसने उन्हें कभी समझा ही नहीं और एक फेक फैमिली की तरफ भागा। रुई चलते चलते तांजीरो के पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी राख बनने लगती है। तांजीरो को भी समझ में आ जाता है कि रुई को अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। रुई लास्ट समय पर अपने माता पिता से माफी मांगता है और कहता है कि वो जहन्नुम में जाएगा तो वो इसे माफ कर दें, बट आफ्टर लाइफ में रुई को उसके माता पिता मिल जाते हैं जो उससे कहते हैं कि जहाँ तुम जाओगे वहीं पर हम जाएंगे और रुई के माता पिता उसके साथ हेल में चले
चले जाते हैं ताकि उनके बच्चे को अकेला महसूस ना हो। ग्यू आकर तांजिरो से कहता है कि तुम्हें इन डीमंस के लिए हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों ने 1000 से भी ज्यादा लोगों को मारा है। तांजिरो कहता है बट उस डीमन को लास्ट समय पर अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो तुम्हें ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ग्यू देखता है कि ये तो तांजिरो और नेजुको है और उसी वक्त शिनोबू नेजुको पर हमला कर देती है। ग्यू शिनोबू के इस अटैक को रोक लेता है। शिनोबू ग्यू से पूछती है कि वो इस डीमन को क्यों बचा रहा है। इसके बाद हमें जेनेत्सु को दिखाया जाता है जिसको कि रेस्क्यू कर लिया जाता है। जेनेत्सु देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे डीमन स्लेयर मेंबर्स हैं और साथ में वो लड़की भी है जिसने की इनके साथ ही फाइनल सिलेक्शन टेस्ट दिया था। साथ में इनोस्के को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। शिनोबू तांजिरो से कहती है कि तुम एक डीमन को बचा रहे हो, वहाँ से हट जाओ। तांजिरो शिनोबू को समझाता है कि ये उसकी छोटी बहन है तो वो उस पर हमला ना करे, पर शिनोबू तो उल्टा ये कहती है कि वो उसकी बहन को एक ऐसे पॉइजन से मारेगी जिससे उसे दर्द ना हो। ग्यू तांजिरो से यहाँ से भागने के लिए कहता है। तांजिरो भी ग्यू को पहचान लेता है और उसे थैंक यू कहकर वहाँ से भागने लगता है। शिनोबू ग्यू से कहती है कि तुम डीमन हंटर्स के रूल का वायलेशन कर रहे हो, बट ग्यू इसका कोई जवाब नहीं देता। इधर तांजिरो नेजुको को लेकर भागने लगता है। उसकी बॉडी में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, बट उसे नेजुको को बचाने के लिए यहाँ से भागना ही होगा। तभी वो लड़की जिसने इनके साथ फाइनल सिलेक्शन टेस्ट दिया था तांजिरो पर हमला कर देती है। इस लड़की का नाम कनाओ होता है। कनाओ नेजुको को मारने ही वाली थी कि तभी तांजिरो उसे पकड़कर पीछे पटक देता है और नेजुको से कहता है कि नेजुको यहाँ से भागो। कनाओ सबसे पहले तांजिरो को बेहोश करती है और फिर नेजुको के पीछे पड़ जाती है। कनाओ नेजुको की गर्दन को काटने ही वाली थी कि तभी नेजुको खुद को छोटा कर लेती है और कनाओ के अटैक से बच जाती है। कनाओ को समझ में नहीं आता कि नेजुको उस पर हमला क्यों नहीं कर रही, हालांकि वो एक डीमन है, बट फिर वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और नेजुको को मारने के लिए आगे बढ़ती रहती है। इधर ग्यू शिनोबू को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसे समझाने की भी कोशिश कर रहा था, बट ग्यू की कम्युनिकेशन स्किल काफी खराब है जिसकी वजह से शिनोबू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिनोबू ग्यू पर पॉइजन से हमला करने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर कासुगा क्रो आकर एक मैसेज बताता है। वो कहता है कि तांजिरो कमाडो और नेजुको को हेडक्वार्टर्स लाया जाए। तांजिरो कमाडो जिसके चेहरे पर एक मार्क है और नेजुको एक डीमन है जिसके मुंह पर एक बैम्बू है। कनाओ समझ जाती है कि यही डीमन नेजुको है जिसको कि इन्हें हेडक्वार्टर्स ले जाना है। इधर ये ब्लैक कपड़े वाले भी तांजिरो को रेस्क्यू कर लेते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन ब्लैक कपड़े वालों का नाम काकुशी है, जिनका की काम उस जगह को साफ करना है जहाँ पर डीमन हंटर्स और डीमन स्लेयर लड़ते हैं। यानी जो भी तोड़फोड़ होती है, जो भी लोग घायल होते हैं, उनको रेस्क्यू करने का काम इन काकुशी का है। काकुशी वगैरह तांजिरो, नेजुको, इनोस्के और जेनेत्सु को रेस्क्यू कर लेते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग घायल थे उन सभी को भी। अगले दिन तांजिरो की आंख एक अलग जगह पर खुलती है और उसके सामने डीमन स्लेयर के सभी हशीरास खड़े थे और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। कौन सा बताना आपको यह पार्ट कैसा लगा? एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।